अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। बहुत सारे कानूनी मामलात हैं जो जिनको इंटरप्रेट करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, और आप जब किसी भी कानूनी माहिर के पास बैठते हैं तो ये गुरु नहीं के पास होता है कि लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या वो करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीका ऑर्डिनेंस के बाद जब 2016 में ये आया नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो नवाज शरीफ साहब पे बड़ी तनकीद हुई थी और अब इसमें अमेंडमेंट करके इसे पीका प्लस बना दिया गया। और पीका प्लस में आप 6 महीने कैद हैं, वारंट गिरफ्तारी के बगैर कैद हैं, सिंपल कंप्लेन पे कैद हैं, और आपके पास ये नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन कौन से हैं, ये आप ज़रा हीनस क्राइम्स जो नॉन बेलेबल हैं, उनमें रेप केसेस हैं, उनमें मर्डर केसेस हैं, इवन ये बम धमाके और इस तरह के जो एंटी टेररिस्ट जो मुल्क मुखालिफ लोग हैं या मजमूम मकासद अपने हासिल करते हैं, जो उन पर दफात लगती हैं, ये उस लेवल पे बातें चली गई हैं। फिर यहाँ आज़ादी राय का मुस्तकबिल क्या होगा, और इदारों की, तफ्तीशी इदारों की जो अपनी ग्रेडिंग है इंटरनेशनल, वो जब स्टेबल नहीं है और उसमें बड़े मसाइल हैं, तो फिर इसे तफ्तीश कौन करेगा। सीनियर कानूनदान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और पब्लिक इंटरेस्ट में बेशुमार इनकी पटिशन्स हैं, और हर दौर में इन पर इल्ज़ाम लगा कि ये शायद किसी ख़ास पार्टी के हैं, और आजकल इन पे इल्ज़ाम है कि ये एंटी नून है। सीनियर प्रोसिक्यूटर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नैब के, और नैब प्रोसिक्यूटर के तौर पर, बतौर नैब प्रोसिक्यूटर, ये इनका पहला इंटरव्यू है, और इनसे बहुत सारी चीज़ें जांचेंगे। मरीम साहिबा का केस के हवाले से जांचेंगे, आज़ादी राय का मुस्तकबिल इनकी नज़र में क्या होगा, और ये पीका को जो खुद आज़ादी इजहार राय के दाई हैं और सारा दिन सोशल मीडिया पे अपना टाइम गुजारते हैं, जितने घंटे ये बाकी कामों में गुजारते हैं उतने घंटे सोशल मीडिया पे गुजारते हैं। खुदा न खास्ता कल कलां को गवर्नमेंट चेंज हुई, सेटअप बदला, तो इनके वो आज़ादी इजहार राय के ताबे जो क्लिप्स हैं उन पर पीका लग गया, तो फिर क्या बनेगा। अज़हर सदीक साहब को कोई गिरफ़्तार करने आ गया और पीका लग गया, किसी को इन पर गुस्सा आ गया, तो फिर क्या बनेगा। ये वो सारी चीज़ें, और क्या गारंटी है कि जब आप पीका इंडोर्स करेंगे, पीका इम्पोज करेंगे, तो इसमें क्योंकि प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा कोई ख़ास तरह का, कोई प्रोसेस कोई है नहीं, तो फिर आपकी इंडिपेंडेंसी और जो राइट टू अपील मिलना चाहिए विक्टिम को, और बेनिफिट ऑफ डाउट के सारे मसाइल, वो सारी कानूनी बातें किधर जाएंगी, ये वो सारी चीज़ें अज़हर सदीक साहब से जानते हैं। बतौर प्रोसिक्यूटर जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अज़हर साहब, आप तो खुद आज़ादी इजहार राय के बहुत बड़े दाई हैं, और आर्टिकल 19 की वर्थ को समझते हैं आप। अब मुझे ये बताएं कि सहाफ़ी की ख़बर को या सोशल मीडिया की किसी इन्फॉर्मेशन को रेप केसेस, मर्डर केसेस, और जो बम धमाके के मुल्ज़मान के केसेस, और आप तो उन लोगों में होते थे जो कहते थे कि उन दिनों जो स्टेट मुखालिफ लोग थे तो उनको अपील का हक दें, राइट टू अपील दें, ताकि मेरिट पे एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये आपको बारे में ये कहना कि ये अब आपकी हुकूमत है, तो ये गलत नहीं है। भले आप प्रोफेशनल वकील हैं, आपने जो एविडेंस की बुनियाद पे मुकदमा लड़ने हैं, लेकिन चूँकि आपकी वज़ीर-ए-आज़म से इससे पहले भी मुलाकातें रहीं और एक ख़ास टास्क भी आपको दिया जाने वाला था, तो कहा जा सकता है कि ये आपकी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट पीका लगा रही है, और इतना सख्त करके 2016 को अमेंड करके, और उसमें और ज़्यादा 5 साल कर दिया 3 से उठा के, और आप जो वारंट गिरफ्तारी के बगैर किसी को पकड़ सकते हैं सर। अब बहुत शुक्रिया फात शहबाज साहब। आर्टिकल 19 का जितना बड़ा मैं दाई हूँ, ये याद रखिएगा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आर्टिकल 19 को अगर हुकूमत वक्त ने, चलें आपने कह दिया, वो उसी तरह ही कह दिया, वो मैं अभी बात नहीं करूँगा कि किसी ने मुझसे पूछा तो मैं बात अभी नहीं करूँगा, लेकिन याद रखिएगा अज़र स्टेट्समैन के तौर पर आना चाहता है, इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। इस गवर्नमेंट में एक एडवांटेज जो मैंने देखा है कि मैं बहुत से काम करवा रहा हूँ, और ये गवर्नमेंट अदालतों के सामने नहीं खड़ा हो रही। खड़ा होने से ये मुराद है को अदालत पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाह रही है ना, तो ये रास्ता देती है, मदद कर रही है,
कानून साजी के हवाले से। हमारे मुल्क में आर्टिकल 19 की बाउंड्रीज जो है ना फाहद भाई, वो तय नहीं हो सकी। आप कितना अर्सा हो गया प्रोग्राम करते हुए, आपको आज तक कभी पैमरा का नोटिस आया? कभी नहीं आया। देखना ये देखना क्या बहुत जबरदस्त बात कर दी, नहीं आया ना। इसका मतलब क्या है? आप सहाफत कर रहे हैं, हमारे यहां कुछ लोग सहाफत नहीं कर रहे। वो कैसे? कश्मीर बेच दिया, चाइना से सौदेबाजी कर ली। जरा इसको समझे तो सही ना यार। मैं इस सारी चीजों को मान लूं, अगर आपको पता है गुलभूषण यादव याद है ना तुम्हें? तो यार तुमने तो बहुत कवरेज की थी उसकी प्राइवेट मीटिंग में बैठकर। नवाज शरीफ के यही दिए हुए बयान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम आए। और मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, आर्टिकल 19 में पीछे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, देयर शैल बी अ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। आगे नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम। ये रुक जाना है। पाकिस्तान पीनल कोड आर्टिकल 19 कहते हैं नहीं, आप नहीं उसको कह सकते, नहीं कह सकते उसको। ये जो है ना, ये वाला तनकीद करें आप कि ये कानून की गलत एग्जीक्यूशन है, ये कानून ठीक नहीं, तलाक होता, लेकिन आप उस कानून के हवाले से, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। दूसरी आ जाए, इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सॉरी आगे आ जाए, इंटेग्रिटी एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। वो जनाब वो फौज भी की यार, वो कश्मीर भेज दिया यार। कौन सा कश्मीर भेज दिया भाई? ये खाली कह देने से, अब ये कश्मीर बेच देना जो है ना, इसको आप इसको माजरत के साथ इसको कहेंगे आजादी हज़ारे राय है। नहीं तो इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर के तौर पर सर मैं स्टेटमेंट्स मैं रिकॉर्ड पे ला दूंगा आपको। मैं इत्तेफाक जब वो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते थे यही बात, मैं इत्तेफाक लफ्जों के साथ मैं इत्तेफाक करता हूं आपकी इस बात से, लेकिन ये आर्टिकल 19 इजाजत नहीं देता। नहीं तो आप ये नहीं कह रहे बेसिकली कि आर्टिकल 19 की तशरीही मुहम रखी से गई है ताकि आप जैसे ताकतवर लोग उसकी अपनी मर्जी की इंटरप्रेट कर सकें? बिल्कुल ऐसा ही है। अब वक्त आ गया है कि इसकी इंटरप्रिटेशन होनी है कि कहां तक बात कर सकते हैं आप, कहां तक। यानी आप यहां बैठ के कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ, मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, वहां अपोजिशन ने आके क्या कर लिया जी, मुसलमानों के साथ कितने खड़े हो गए। वहां मुस्कान देखे ना, आप लेके आई, कहां किस में जरूरत है, लेकिन क्या कुछ हुआ, वो खड़ी हुई वहां पर। और आपके यहाँ आजादी ज़ाहिर राय क्या है, जरा सुनिएगा जरा, फिर तनकीद नहीं समझना। लो मैं बैठ गई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एहतजाज हुआ एक, कपड़े खुद इस्त्री कर लो। मैं ना वो पैमरा को सामने रखते हुए लफ्ज नहीं पढ़ रहा आपको। अब ये जो चीजें हैं ना, ये वाली मैं साथ खड़ा हूं भाई, करके तो देखे ना मिस यूज। ये मुझे एक सिनेरियो में आपके सामने ड्रॉ करने लगा। मैं एक बार खत्म कर लूं बात, मैं पहले खत्म कर लूं फिर आप आइएगा। अब आ जाए डिसेंसी, मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ये लफ्ज उसमें लिखे हुए। डिसेंसी, मैं शरीफ आदमी हूं, मुझे आप कहने आकर यहाँ शराबी है बगैर किसी सबूत के, आप कह दें सुना है मैंने, आप ये कह सकते हैं कि सुना है। अब सुने में और कहने में शराबी आपने तो साबित कर दिया, ये डिसेंसी आ गया। मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम खान साहब की बेगम साहिबा के बारे में जनाब अजीब से लफ्ज आप सुनते रहे, जादू टोना ये, फिर वो मुराद सैयद के बारे में जो जुमानी लफ्ज कहे थे, हर किसी ने समझा है। अगर हर किसी ने समझा होता तो ये बातें हो रही होती। आगे आ जाए, फिर यही रुकना नहीं है आपने। इसके साथ अतर मनिल्ला साहब के कल के रिमार्क्स भी याद रखें। मैं जस्टिस अतर मनिल्ला साहब एक जज के तौर पर रिमार्क्स की, जब वो जजमेंट देंगे फिर मैं बात करूं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत, सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून भी है, तौहीन अदालत पे बात नहीं कर सकते, नैब कर सकता। जजमेंट पे जायज तनकीद करेंगे, इंटरप्रिटेशन हुई है। आगे जरा सुनिएगा, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, इंसाइटमेंट एंड कमीशन ऑफ ऑफेंस। मैं आपके तरीकाकार बताऊं कि चोरी ऐसे करनी है, डकैती ऐसे मारनी है, बंदे को कत्ल आपने ऐसे करना है। ये सख्त बातें हो रही हैं आज। मैं सिर्फ आप तक बताना ये चाहता हूं, इन चीज़ों को डिफाइन होना ज़रूरी है और इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। अब इसकी आड़ में अगर हुकूमत आज़ादी ज़राए गला बंद करती है, हो गया ना जी, पीका के बाद क्या बचा? नहीं सुनिएगा, मैं फिर फाज साहब, अजहर सिद्दीक पहला आदमी होगा, मैं ऐलान कर रहा हूँ आपके, ऑर्डिनेंस आ गया ना, आप बात करें, हम बात कर रहे हैं, सारी बातों पर गुफ्तगू हो रही है ना। अगर यहाँ रोकेंगे ना
या किसी और कॉन्टेक्स्ट में। मैंने जो बातें आज मैंने डिफाइन इसलिए की हैं, मैंने आपको चैलेंज भी किया। आप सिनेरियो ड्रॉ करने दे मुझे ना, अब खत्म एक लाइन सर, मैं अच्छा चलिए बोल। सिनेरियो ड्रॉ करने दे। गवर्नमेंट फर्ज करें चेंज हो गई, नई गवर्नमेंट आ गई, पीका सस्टेन कर रहा है, बिल्कुल सही। आपके जो आपका अपना यूट्यूब है उसके ऊपर हाकमे वक्त पीका लगा देगा, आप क्या करेंगे? सर मैं देखिए, मैं फिर अर्ज करूं, मैं फिर यही अर्ज करने लगा हूं। पीका तो आप मौन की नाक है ना, मैं पिछले 12 साल से जदोजहद कर रहा हूं, और आपको पता है वो फेसबुक ब्लॉक कराया था मैंने अनरेगुलेटेड। कैसे? हजूर नबी किस्म की शान में गुस्ताखी की, ड्रॉ मोहम्मद के नाम से कैरिकेचर्स किए, यहाँ लोगों ने आके तोड़फोड़ कर दी। मैं कोर्टों में गया, और यहाँ क्या है, जब ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माई बॉडी माई चॉइस, फिर लोग एतराज़ करेंगे मुझ पर। मैं कोर्टों में गया, जनाब वो साकिब निसार साहब के बारे में आ गया, डैम का पैसा खा गया। कहाँ खा गया पैसा यार? और आपके लाइव चैनलों में चला है ये। आप ये तो कहें कि पैसा समझ नहीं आ रहा है कहाँ गया है, तो साहब को नजर नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट ने जो वादे पूरे नहीं किए उस पर भी पीका लगेगा? सर मेरी बात फिर अर्ज करता चलूँ, यहाँ मैं फर्क बताता। एक बंदे ने वादा नहीं पूरा किया। नहीं ये नहीं है, उस पर आप बिल्कुल बात करें, वादा करें। नहीं, मैं कानून पूछ रहा हूँ। कानून बड़ा क्लियर है। मैंने कौन सा कानून बड़ा क्लियर है, और हुकूमत पे तनकीद करें। सदीक साहब, आपके 3 प्रोसिक्यूटर चेंज हो चुके हैं, आप तीसरे हैं। दुनिया में कहीं एग्जाम्पल नहीं है। नवाज शरीफ साहब को चाहिए था वकील चेंज करते फिरे, यहाँ प्रोसिक्यूशन टीम चेंज कर रही है। वहाँ क्यों चेंज हो रही है? मैं आपको क्या बताऊं कि पिछली जो टीमें थी वो क्या करती रही। बस पर भाई नेम मैं क्या बताऊं आपको, मुझे बताएं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता, मेरी बात सुनिएगा। बात मेरा सवाल सिंपल है कि तफ्तीश करनी है इदारों ने, इदारे इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, आप अगर इन इदारों को इंडिपेंडेंट कहेंगे तो इंटरनेशनल ये कहाँ देखिए यहाँ फॉल कर रहे हैं, आप देख लें। देखिए मैं यहाँ पुलिस कहाँ फॉल कर रही है, एफआईए कहाँ फॉल कर रही है। मैं बताऊँ आपको, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे तफ्तीशी इदारे उस तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, उस तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, और ये हाकमे वक्त के लिए काम करते हैं। नहीं देखिए, मैं इसमें मैं थोड़ा सा मेरा अपनी इख्तलाफ राय है। किस कॉन्टेक्स्ट साबुर रहमान किसके लिए काम करते हैं? इसमें कोई शक नहीं है। पहले जरदारी साहब पे केस किसने बनाया? कोई शक नहीं है। ये पहले क्या होता रहा, यही अपना बेनज़ीर साहब पे किसने केस? कमरुज़्ज़मान यही था जो कहता था कि जनाजा रख के जाऊंगा, और उसी केस के अंदर साहब पे किसने केस बनाया? इसमें कोई शक नहीं है। ठीक हो गया, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखें ना, यहाँ आप जायज तनकीद कर सकते हैं। मैं मिसाल के तफ्तीश नाकिस है, इंक्वायरी में मिला हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि जनाब ये हुकूमत वक्त के साथ मिला हुआ है, ये भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन जी पैसे ले लिए इसने। अब पैसे लेना, आप इल्जामात लगा रहे हैं, और बगैर सबूत के इल्जामात आप उन वकला में से हैं जो बाई बर्थ सहाफत को बड़ा समझते हैं। ठीक हो गया, कोई शक नहीं। अब मुझे ये बताएं कि मरियम का केस साबित करने के लिए पूरे इदारों की सपोर्ट के बाद एविडेंस कलेक्ट किए गए। जो सहाफ़ी सरगोशियां इकट्ठी करके खबर बनाता है उस पे आप पीका लगा देंगे? नहीं, आपके पास तो क्लियर कट बीबी के मर्डर का एविडेंस नहीं मिला अब तक। मैं इसका बड़ा सरगोशियों का एविडेंस कहां से मिलेगा? मैं ये कहूं कि बैठ के तनकीद करना आपका हक है। एक कबीना है, कबीना में कोई फैसला हुआ, कबीना में किसी वजीर को डांट दिया गया, फर्ज करें जराए से खबर आ गई, आप ये जला सकते हैं, इस पे आप पीका लगा दें? नहीं लगेगा इस पे। कैसे नहीं लगेगा सर? इस पे नहीं लगेगा, मैं फिर बताता चलूं, इस पे नहीं लगेगा। यही तो इंटरप्रिटेशन की बातें हो रही हैं। हम ये जो सोची बैठे हैं ना कि मैंने मिसाल के तौर पर मैंने आपके बारे में कह दिया, मैं मिसाल के तौर पर मैं आपके कमरे की आर्टिकल 19 है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 है प्राइवेसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप कहें अपनी बीवी के साथ बैठ के पता नहीं क्या कर रहा था, या फर्ज करें आप इल्ज़ाम लगा दें कि मेरे के आशिकी मशूकी के साथ बैठे कर रहा था, आपके पास शहादत मौजूद है ना, एविडेंस मौजूद है, आप करें, कोई नहीं रोकेगा। अब इस बात पे इतना इल्ज़ाम लगा देना, जैसे मिसाल के तौर पर रेहाम खान ने किताब में कोई जिक्र भी कर दिया, फर्ज करें रेहाम खान ने जिक्र किया, आप बगैर तहकीक के उसकी उस लिखी हुई बात को आप आगे कहेंगे तो जस्टिफाई तो आपको करना है ना। हालांकि रेहाम खान का वो पैरा एक्सपंज नहीं करवाया गया, उसे सुनी किया गया, किताब पढ़ी है, वो पता क्या ये डिबेट है ना जी, सुने ये डिबेट एग्जिस्ट करती है ना। एक्सपंज कैसे करा सकते हैं? किताब पब्लिश हुई है मुल्क से बाहर, एक्सपंज नहीं हो सकती, पाकिस्तान में नहीं की जा सकती, याद रखिए। पाकिस्तान में किताब बैन भी नहीं है। ओह, मैं फिर वो याद चल कि वो बैन करने का भी कोई कानून नहीं। नहीं, ये प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पर, ये इसीलिए तो आर्टिकल 19 की इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। तो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट आपने किसको देना है? बेनिफिट ऑफ डाउट की आप वकील के तौर पे बताएं मुझे। इर्तिकाई अमल है, बेनिफिट ऑफ डाउट किसे देंगे? देखिए डेफिनेटली उनको जाएगा जो बात कर रहा है,
तो कहाँ मिला उसे बेनिफिट ऑफ डाउट? मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, इर्तकाई अमल है, और इस इर्तकाई अमल में जब तक आप, मैं यही रियाम खान थी, लंदन में इन्होंने बात कर दी प्रोग्राम पे, पता क्या हुआ, डेफेमेशन सूट फाइल हुआ और करोड़ों रुपया माफी मांगनी पड़ी। अब मैं सख्त बात करूंगा। फहद, तुम तो पता है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में नेशनल क्राइम एजेंसी, शहबाज शरीफ का कोई नाम था उसमें तो हमजा और अहमद रऊफ का था। चैनल ने चलाया कि जनाब शहबाज शरीफ को बरी कर दिया, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ना कोई ऑर्डर था आपका जो वेस्टमिंस्टर कोर्ट का कि जनाब उसको बरी कर दिया, वो अकाउंट डी फ्रीजिंग का एक ऑर्डर था। और मैं इसका बड़ा आसान हल है कि वो सेम केसेस यहाँ चल रहे हैं, आप कन्विक्ट करवा लीजिएगा। नहीं, वो तो फिर यहाँ आ गई ना, आपने नेशनल क्राइम एजेंसी का चलाया। अब मेरे पास क्या रेमेडी थी, मैं आपको बताने लगा हूँ सच। मैंने कहा मैं चलाया, मीडिया पे चलाया, तो पैमरा जाता हूँ मैं। पैमरा में मैंने 1 अक्टूबर को कंप्लेंट फाइल की, 16 अक्टूबर को ऑर्डर हो गया। मंसूर अली खान साहब और मेरा कप्तान वाले जो है ना, फहद साहब, आप इमेजिन करें मैं सहाफ़ियों में से हूँ, मेरा प्यार है, मैं आपको पता है मैं लाहौर प्रेस क्लब का आज़ादी मेंबर भी हूँ। तो मुझे जब मंसूर आया ना, और यही सवाल मंसूर ने जब मैंने पूछा, मैंने कहा आपके पास एविडेंस क्या है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ने पूछा एविडेंस क्या है, उन्होंने कहा उसने चलाई थी, मैंने वहां से ली थी। तो मैंने कहा जी अच्छा वो बता दे वो सच है कि नहीं। जी वो उसने चलाई थी। अब ये जो अमल है ना, उसने चलाई थी, मैं उसको समझ के, यही काम एक सहाफ़ी का है कि तहकीक कर ले, सोर्स ना बताए लेकिन तहकीक कर ले। तो पहला सभी की है। हाँ, तो लेकिन नहीं ना करे ना, तो पहला सभी की है, नहीं पर यही ना करे ना। क्या हुआ, मैंने पता खुद कहा, मैंने कहा जुर्माना करने की जरूरत नहीं है इनको। बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा यार मैं इनको कोई सजाएं देने नहीं आया, मैं चाहता हूं ये निजाम ठीक हो जाए, आप वार्निंग दे दें इसको, ये खबर चलाए कि मेरी खबर गलत थी, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ साहब, आज मैं फरवरी में बैठा हूं, कोई वजाहत नहीं की, आप बात कर रहे हैं कि ये कवानीन की, मैं सबूत देता हूं आपको। तो अगर यही मिसाल के तौर पर, इसका हल ये है कि आप 6 महीने के लिए विदाउट सुनिएगा नॉन बेलेबल ऑफेंस में अंदर डाल दें। मैं बताऊं आपको, मैं सिंपल सी बात दूं, अगर बहुत सारी मैं छोटे जब डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकलेंगी। नहीं, मैं छोटी सी जो गलत होंगी। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, लेन देन, ये सिविल लायबिलिटी है या फौजदारी लायबिलिटी है? सिविल लायबिलिटी, सिविल है। अब चेक के जरिए लेन देन कर दिया आपने, फौजदारी फौजदारी बाद में जाना आपने, लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी तो सिविल लायबिलिटी है ना, सिविल। अब चेक बाउंस हो गया तो फौजदारी कानून बन गया। तो यही एक फर्म, यही देखा ना, जहां तक है ना, कई जगह सिविल और क्रिमिनल साथ साथ चलते हैं, तो अब यहां पर भी सिविल और क्रिमिनल साथ साथ क्या है? इसमें तो ऐसा नहीं है। नहीं, क्रिमिनल मैं कैसे बताता हूँ, क्रिमिनलिटी कैसे बताता हूँ मैं? इसमें तो ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। नहीं, ये जो ऑर्डिनेंस है इसमें क्या प्रोसेस है? नहीं, उसमें सुने, पर्चा ही होना ना, इसमें कंप्लेन है, हाँ, कोई भी कंप्लेनेंट है, हाँ, वारंट गिरफ्तारी के बगैर बंदा उठा लें, 6 महीने उसे जेल में रखें। ये जरा सुनिएगा, यहाँ फाज साहब, यही तो बताना है जो कौम को पता नहीं। अब ये प्रोग्राम पूरा चलता है या नहीं चलता, अगर ये चल गया तो ये लैंडमार्क होगा। आपको पता है FIR होगी FIR, 302 का मुलजम है, तो आपके ख्याल है उसमें वारंट गिरफ्तारी लेना पहले आपने? हीनियस क्राइम है, दहशतगर्दी है, आपने फौरन लेना, ये इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच की जजमेंट आ गई है कि खाली FIR होना, खाली कंप्लेंट होना आपको मौका नहीं देता बंदे को पकड़ने जाकर। आपको अगला प्रोसेस है एविडेंस का। एविडेंस आपके पास होगी फिर गिरफ्तार करेंगे आप, ये नहीं कि पर्चा दर्ज हुआ फौरन गिरफ्तार कर लें। यही तो प्रॉब्लम है। इसे इन्हीं सारी बातों को टेस्ट केस के तौर पर जो FIA ने मोहसिन बेग साहब किया, ये पहले जरा डिस्कस कर लें। नहीं, सुने, मैं उसमें भी आ जाता हूं, इन्हीं बातों को ले लें साथ। मैं इन्हीं को ले लेता हूं। मोहसिन बेग साहब के हवाले से जो बात है ना, जहां उसमें देखे, जहां तक उनकी पहली FIR है वो डिफेक्टिव है, वन मस्ट एडमिट। बात खत्म हो गई। देखा ना, मैं बता रहा हूं, बात ही खत्म हो गई। डिफेक्टिव है, कौन फिर करेगा? ओहो, देखना, डिफेक्टिव है ना। अब डिफेक्टिव में क्या हो गया, अब वो जो कमी है ना, इसका मतलब है कि इदारे इन्फ्लुएंस हुए। हाँ, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। इसका मतलब है कि इदारे इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं आगे चलता हूँ ना, इसका मतलब इदारे इंडिपेंडेंट ना हुए ना, हम आगे चलते हैं। इन्फ्लुएंस कब होता है बंदा? इन्हीं से आगे चलते हैं। उस इन्फ्लुएंस होने की वजह क्या है, जरा सुनिएगा क्या है वजह। फासा जरूरी है, मुझे ये बताएं
FIA में पता है आपको 14,000 कंप्लेंटें पेंडिंग पड़ी हैं इसमें। और FIA का क्या तरीकाकार है, दरखास्त जाती है पहले इंक्वायरी होनी है, पता है, तो रूल है, फिर पर्चा होना है, रूल है नहीं। लेकिन गिरफ्तारी तो तब होनी है कि जब आपके पास टेंजिबल एविडेंस मौजूद है। ठीक है ना। अब यहां आ जाएं, पुलिस में आ जाएं, पर्चा दर्ज होना है, पर्चा दर्ज होना है, इंक्वायरी नहीं होनी, गिरफ्तारी होनी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना अपने इन्वेस्टिगेशन सारा प्रोसेस कंप्लीट करना। इसमें एक कमी थी, ये इख्तियार FIA को भी दे दिया और पुलिस को भी दे दिया कि बंदा उठा लें, 6 महीने लगाएं। ओहो, मैं फिर अर्ज करता चलो, बंदा उठाना है, ये बंदा उठाने में लॉ क्लियर है, बंदा आपने तब उठाना है जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब आएगा। उठाना भी वो है जो पावरफुल लोगों को पता हो कि भाई ये उठा लें। देखिए इक्का दुक्का मैं केसों की मैं मिसाल पूरी दुनिया के अंदर है, मैं उसको डिफेंड नहीं करना चाहता। मोहसिन के केस सर ये लॉ कैसे चलेगा? नहीं कोई नहीं, मैं ये बेसिक सवाल ही पैदा नहीं होता। बेसिक आपके जो आर्टिकल 10 ने अप्लाई होगा इसके अंदर, राइट टू फेयर ट्रायल अप्लाई होगा, आर्टिकल 4 अप्लाई होगा, आर्टिकल फेयर ट्रायल किसने करना है? फिर देखिए मैं फिर आप अभी 2 मिनट पहले मुझे फरमा रहे थे मैं इदारे इन्फ्लुएंस हुए हैं, मैं अमेंडमेंट फिर आप फेयर ट्रायल, अमेंडमेंट से पहले की बात कर रहा हूं। मैं औरत मार्च के हवाले से जब गया था, ऑनलाइन रूल्स बनाए, अगर ये ऑनलाइन रूल्स उस वक्त बन गए होते ना तो शायद ये हालात आज ना होते। आपको पता है कि पाकिस्तानी कई यूट्यूबर्स हैं, उनके ट्विटर अकाउंट इंडिया में बंद है, पाकिस्तान में बंद करके दिखाया जरा मुझे, जरा आप करके तो गए, क्योंकि यहां तो अनरेगुलेटेड है। अगर आपने रेगुलेट किया होता। अजहर साहब, मेरा सर सवाल ये नहीं है कि रेगुलेट ना करें, मेरा सवाल ये है कि आप अपने मतलब की इंटरप्रिटेशन करके ये मतलब की जो मर्जी कर लेंगे। नो मोहसिन बेग में मतलब की इंटरप्रिटेशन होगी कि नहीं हुई? फास साहब, मैं देखिए जहां तक बात है ना, उन्होंने जो बातें की, जो गुफ्तगू उन्होंने की, वो पीका एक्ट के तहत अट्रैक्ट होती है और वो जुर्म का। पैनल में बाकी क्यों नहीं पकड़े? सुनो ना, सुनो बात सुनो, मैं फिर अर्ज करता चलूं। पैनल में बड़े बासर लोग बैठे थे। मैं फिर अर्ज करूं सर, इंडिपेंडेंसी नहीं, इदारे इंडिपेंडेंट नहीं हो गए तो कौन करेगा? मैं फिर अर्ज करता चलूं, जहां तक तो है ना मोहसिन बेग का, आपको पता है सेक्शन 20 के तहत वो बेलेबल था। मोहसिन बेग साहब ने क्या हमाकत की, FIA के साथ चलते मजिस्ट्रेट के पास जाना था, काबिल ज़बानत जुर्म है, आपको भी पता है, इतना अर्सा हो गया आपको कवर करते, बेल अमाउंट जमा होने थे और बाहर आ जाना था। उन्होंने क्या किया, उनका जो सब्सिक्वेंट एक्ट है ना, मैं उसकी देखना, मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता कि उन्होंने जो कुछ भी किया दहशतगर्दी की, मैं उनमें नहीं आता, लेकिन पहला जो एक्ट था ना उनका, और उसमें भी कोर्ट ने क्या कहा? देखिए कोर्ट ने कहा उनके पास वारंट गिरफ्तारी नहीं था। एक बंदे के आप घर चले जाते हैं, आपके घर छापामार टीम पहुंच जाए वारंट गिरफ्तारी के बगैर, देखिए मैं आप क्या करेंगे? देखिए मैं फिर असगदा चलूं, मैं असगदा चलूं, स्ट्रेट है सर, मैं ये इसी में आ जाता हूं ना, कोई जंगल थोड़ी है सर, मैं इसी में आ जाता हूं कि अगर फर्ज करें वारंट नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूं, वारंट नहीं है, आपने पकड़ लिया उनको, मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना था उन्होंने, और मैजिस्ट्रेट के सामने उनके वकील ने ये कहना था, 1 मिनट नहीं लगना था, उसको डिस्चार्ज कर देना था। जब आप ड्यू प्रोसेस लेना नहीं चाहते, जब आप कानून का इतलाक नहीं कर रहे, आप चाहते हैं कि मैं कानून हाथ में ले लूं, यही तो रोकना है। यानी आपके सामने ये क्लासिक एग्जांपल है मोहसिन बेग की, क्लासिक एग्जांपल है कि इदारे इंडिपेंडेंट नहीं है। ना मैं और बात कर रहा हूं कि अगर आप कानून पे अमल दरामद करते तो ये हाल नहीं होना था। क्या होना था? इदारे कानून पे अमल दरामद करते तो ये हाल नहीं होना था। ओहो सर, दोनों तरफ और आप एक ही बात कर रहे हैं। दोनों तरफ ले लें, आप दोनों तरफ ले लें। देखिए कानून जिम्मेदारी किसकी है सर? देखिए मैं फिर अर्ज करता चलूं, आपको पता फर्द और स्टेट में ज्यादा जिम्मेदार कौन है? पुलिस का कन्विक्शन रेट 8% है, 92% लोग बच जाते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट कैसे इंक्वायरी करेगी? ओहो मैं तो ये क्या, आप जब पीका लगवाएंगे, ये आज की थोड़ा है, आपकी सुपरविजन में पीका लगेगा। ओहो नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से, मैं बस समझ रहा हूं कानून की हुक्मरानी करें आप। मैं मोहसिन बेग की जगह होता ना तो मैंने क्या करना था, मैंने यही सवाल मैंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश। आप मोहसिन बेग साहब की जगह तब होंगे जब गवर्नमेंट चेंज होगी। और नहीं छोड़ें, कोई फर्क नहीं। अच्छा आगे मुझे कुछ और छोटी चंद चीजें छोटी पूछनी है। अदालत की तरफ से आपसे पूछा गया, सवाल बड़ा अहम है। वो क्या पूछने लगे मुझसे? अदालत के बारे में पूछा गया। वो कौन सी अदालत है जिसके आप प्रोसिक्यूटर हैं? देखिए मैंने इससे रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह के सवाल मत करें मेरे से। छोटी सी एक बड़ी सादी सी चीज है। क्या मैंने कहीं गुची का ना पूछ लेना मुझसे यार, ये तो ट्रेंड बनी रही क्या? अच्छा ये गुची के की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो ट्रेंड बनी रही है। क्या किसने गिफ्ट दिया मुझे बता दो। अच्छा देखिए मैं ना ये मैंने गिफ्ट का सोर्स गलत बताया तो पीका आप पे लग जाएगा। देखिए ये मेरे पास एक ऐनक है, ये माउंट ब्लैक है, ये भी सस्ती नहीं है, और ये गुची की भी असल ऐनक है, ओरिजिनल ब्रांड है, रेबैन ओरिजिनल ब्रांड है मेरे पास। मैं ऐनक जितनी भी है ना, मैं वो अच्छी रखता हूँ और शौक है मुझे इस बातों का।
यानी मैं ये कहूँ कि नहीं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि एक नेगेटिविटी लेकर आते हैं। कयूम सिद्दीकी मेरा भाई है, दोस्तों की तरह ताल्लुक है। अब आके वो इस चीज़ को जोड़ना चाहे कि मैं इमरान खान या बाकी चीज़ों की तरफ आए। और मैंने तो सवाल, फिर आपको पता है मैं कैमरे के सामने सवाल तो जवाब मैं दे देता हूँ। मैंने सिर्फ उनको क्या कहा, उन्होंने 2 नंबर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो बहुत आगे चले गए। भाई हैं नहीं, उन्होंने मॉडल ऐनक के मॉडल वो भी 2 नंबर ऐनक है या इमरान खान सामने दी है, तो उसका फिर जवाब देखे ना। फिर जवाब तो ये बनता था ना। मैंने कहा नहीं भाई, ये 2 नंबर है, उन्हीं का सवाल, उन्हीं की ज़ुबान की जवाब में 2 नंबर है। और 3 साल पहले आप ही नती थी, तो आपको पता होना चाहिए इमरान खान ने दी है उसने दी। ये तो मेरा तरीका कार है ना, ये तो मैं एक्सटेम्पोर जिस तरह मर्जी बोलूँ, अल्लाह ताला ने सलाहियत मुझे दी हुई है, तो मैंने उसी तरह जवाब दिया ना। अब आए मुझे ये बताइए कि अदालत पूछ रही है कि 92 में फ्लैट खरीदे गए हैं। हाँ। और ट्रीटी जो है वो जो है उसका इन फ्लैटों की करप्शन से क्या ताल्लुक? अच्छा ये देखिए, मैं चूंकि आप मेरिट पे बात करने लगे हैं, मैं मेरिट पे बात ये भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसका जवाब आपको इनडायरेक्ट जो मैं अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूं, मैं उसी को दोहराता हूं। मैंने उस दिन भी मीडिया के सामने एक बात की थी। मैंने कहा था इनकी गुज़श्ता सालों की इनकम टैक्स रिटर्न निकाली सारे खानदान की, इनकी आमदन कितनी और असासे कितने डिक्लेयर किए। ये वाले फ्लैट्स चाहे ट्रस्ट की शक्ल में है या बेनिफिशियल, ये मैं अब आर्गूमेंट मेरे पास है कि है किस शक्ल में, मैं अभी बात नहीं करूंगा उस पर। तो ये डिक्लेयर किए हैं मरियम साहिबा ने? नहीं डिक्लेयर किए। मुझे काउंटर सवाल यही खत्म कर दूं, एक और खत्म कर दूं, बड़ा छोटा सा, चले पहले पूछ लें आप। छोटा सा सवाल कि जब जिस लम्हे मावनत पे मरियम साहिबा को सजा थी और फोर्जरी जिस स्टेज पे एस्टेब्लिश हो गई अदालत में, तो नैब ने जाना था लोअर कोर्ट में, एहतसाब अदालत में, ये इस्तदा लेकर कि आप फोर्जरी पे इनको पनिश करें। अच्छा, ये नैब ही नहीं गई? ना जरूरत नहीं है, जरा समझिएगा बात को। अब बात को समझना है क्या है। आपने वो एवन फील्ड का, मैं कोशिश करूंगा आखिरी पैरास में आपको भेज दूं। डॉक्यूमेंट फोर्ज है। मैं मिसाल जो मैंने उस दिन मीडिया पे दी वही मिसाल दे देता हूं पहले, मैं फिर आपको डॉक्यूमेंट की तरफ लेके आता हूं। अजहर सिद्दीक वकालत करता है, साथ स्मगलिंग भी करता है, या चलें ड्रग भी बेचता है, या चलें पैसे भी लेता है रिश्वत की ना, केस कराने के ऐसे की तरह, और वो डिक्लेयर भी कर देता है। आमदन तो वाइट हो गई आपकी। रिश्वत लेना, ड्रग्स के पैसे, स्मगलिंग के पैसे, ये तो काला धन है। मैं अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर देता हूं आगे। मैंने काले धन से खरीदी और बेटे से पैसा तो कोई लिया नहीं, बेटे के नाम ट्रांसफर कर दी। तो बेटा अबैटमेंट में, एड में, अबैटमेंट में, मुआवनत में साथ आया। और यही तो सेक्शन 9A(12) है। मरियम साहिबा को सिर्फ 9A(5)(12) के अलावा सीरियल 2 शेड्यूल में भी सजा हुई। आप नहीं समझते कि ये, इसको मैं अगर रिफ्रेज करूं तो ये सवाल बेसिकली ये बनता है कि 92 में अगर फ्लैट खरीदे गए और ये एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है, और ये ट्रीटी बेसिकली एसेट्स को हाइड करने के लिए की गई, और इसका आपने एविडेंस पेश करना। यस, एविडेंस पेश है। ये मैं ठीक कह रहा हूं? एविडेंस पेश है, याद रखूंगा। ये मैं ठीक बात कर रहा हूं। एविडेंस पेश है। मैं अभी मेरिट पे बातें नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट। एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। मैंने एक और काम किया, मेरी मुलाकात हुई है एतजाज अहसन से, और मैं जान के गया मिलने के लिए। पता क्यों? उनके पास नॉमिनेशन पेपर थे नवाज शरीफ के 1996 के। 93, 94, 95 और 96, 97 3 सालों की इनकम, वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ टैक्स कितना दिया? इनकम टैक्स 427 रुपए दिया। जो कह रहे हैं अरबों रुपए के मालिक हैं, इनकम टैक्स कितना दिया है? तो ये टैक्स केस है? टैक्स केस ही में जा रहा, ये तो समझाना है आपको। प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं। मैं सिर्फ यही नहीं रहा, मैंने मीडिया पे बात और की। एहतसाब अदालत में एक्विटल लेने की एक्विटल हुआ था, करप्शन साबित नहीं हुई थी। किसका कहा? इसी केस का। नो 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 नो, किसने कह दिया आपको? वो क्या था? आपको यही तो समझना, यही कौम को समझा नहीं पा रहे हम। सेक्शन 9 जो है ना, करप्शन चार्जेस नवाज शरीफ पे बिल्कुल है। किसने कहा? लोअर कोर्ट में बिल्कुल है, वही तो साबित हुआ है। बताइए वो कैसे? आप देखिए ना, एक था, आपको पता है
एंटी करप्शन एक्ट 1940 से पुराना जो है, उसमें नोटों पे निशान लगाकर देते हुए लेते हुए पकड़ा जाए तो वो करप्शन है। ठीक। अब जो व्हाइट कॉलर क्राइम आया, सेक्शन 9 में 12 जराइम है। मैं बच्चों का नाम जायदाद खरीदूं, ये करप्शन कहलाएगी पब्लिक ऑफिस होल्डर के नाम पर। एसेट बियॉन्ड मीन, अपनी औकात से ज्यादा। अजहर सिद्दीक टैक्स देता नहीं है, माउंट ब्लैक और गुची की अनके रखी हुई हैं उसने, तो अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना तो ये करप्शन कहलाएगी। कानून कहता है, कानून मैंने नहीं बनाया, 99 में बना, इतनी गवर्नमेंट है। और ये वैसे भी यूएन कन्वेंशन और करप्शन उठाकर देख लें आप, ये समझना है आपको। मैं मुआवनत करता हूं इस पैसे को हाइड करने के लिए, इस सारे मामले को हाइड करने के लिए एसआरओ जारी करना, वो कई 12 तरह के जराइम है, ये करप्शन है। इनमें यह साबित नहीं करना कि ये पैसा यहां से आया या यहां से आया, हम ये बात को गलत समझ रहे हैं कि वहां ये साबित करना है कि ये पैसा कहां से आया। ओनस उस पे है, उसे जस्टिफाई करना है कि ये कहां से खरीदी है। यानी मैं मिसाल के तौर पर अगर ये होते, मीन्स क्या है इसके, मीन्स क्या है, मनी ट्रेल कह दें यार, सिंपल लफ्जों में, सिंपल लफ्जों में तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ तो आपके, वो बर्डन ऑफ प्रूफ तो मैंने उनकी जायदाद निकाल के दे दी आपको ना। अब जायदाद कहां से खरीदी, किस तरह खरीदी, ये इन्होंने साबित करना। फिर शिफ्ट कर देंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ उधर आना भाई, वो आप पे आना है ना। मरियम नवाज ने, अब आप देखो ना, सवाल डिपेंडेंट का आएगा, बाकी चीजें सारी आएंगी। या फिर मैंने वादा किया था आपसे, कहा था कि मुझसे इन मामलों को ना छेड़ना, बहुत ज्यादा चीजें ले रहे हैं आप कुछ। मैं सिर्फ इसलिए अच्छा, ऐसा आपने अपने, मैंने अभी मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, मैंने अभी 47 वॉल्यूम मेरे पास आए हैं। अभी मैंने पहला वॉल्यूम खोला है, 47 वॉल्यूम है, सारे पढ़ने हैं मैंने। अभी पहला वॉल्यूम मैंने खोला है, 47 वॉल्यूम मैंने सारे पढ़ने। अभी मैं कह रहा हूं कि इस पे छोड़ दें। ये जो बातें हैं ना, ये सतही इस कॉन्टेक्स्ट में है कि ये मैं, जो मेरी डिस्कशन हुई है ना, मैंने डॉक्यूमेंट नहीं देखे इसमें। हाँ, एक मैंने सीएमए जरूर देखी है। पता सीएमए वो क्या है? 16 है, 17 और 17 है, एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स हैं, जो कह रहे थे ना कि कीमत वैल्यूएशन ही नहीं कराई, उनके अंदर प्रॉपर्टियों की डिटेल लगी हुई है 1.79 मिलियन पाउंड की। अब इतनी बड़ी रकम है, आप और मैं तसव्वुर ही कर सकते हैं ना। अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने मकासद नहीं हासिल कर पाती और एक्विटल हो जाता है शरीफ खानदान का इस केस में, तो ये आपका तो बड़ा ब्राइट करियर है, तो ये मलबा सर आप पे गिर जाएगा। पहले 2 प्रोसिक्यूटर बदले जा चुके हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, तो ये केस आपने क्यों लिया? पहले तो बात है, मैं प्रोसिक्यूटर जितने पुराने थे उन्होंने मेहनत की है। ये कहना कि मेहनत नहीं की, यहां हुआ क्या, ये मेरिट पे बहस नहीं होने देते केस को, अपील को पूरी बहस होने दें। नवाज शरीफ गायब हो गया, एब्सकॉन्डर हो गया, अपील बेसिक का तो अपील सुनी जा रही है नवाज शरीफ से। ये तो मरियम तो बैटमेंट में आई है ना, मेन तो नवाज शरीफ शुरू होनी है। नवाज शरीफ चीजें यहां ट्रांसफर हुई है। ये क्या करते हैं, मैं प्लानिंग का लफ्ज तो नहीं कह सकता, जो मर्जी वॉट एवर इट इज, ये उन्होंने तो बाहर भेज दिया उसको। हसन हुसैन आए नहीं, हसन हुसैन एब्सकॉन्डर थे, ईमानदार होते ना, अगर ये सारा होते तो केस मेरिट पे लड़ते, लाते हसन हुसैन को भी यहाँ पर पेश कराते, एविडेंस कराते उनकी। हाइडो की चीजें नहीं सेटल होती हैं जहां माहौल ही आपने सारा ये बनाया। मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा कि उन्हें नहीं आना चाहिए माहौल से, मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क में होना चाहिए। याद रखिएगा, माहौल जब ये हो कि ऑपोजिशन के अलावा सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी को पकड़ते ही नहीं है। मैं फिर देखिए, मैं आई एम नॉट अ स्पोक्समैन ऑफ नैब, मैं नहीं ये बातें करना चाहता। मैं प्रोसिक्यूटर पर तौर पर एक आपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन मैंने से लेनी है। मैं भी नैब के केसेस करता हूं सर, हम इस तरह भागते नहीं है सर। तारीख याद है आपको, 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में चला, एविडेंस कोई होती, मनी ट्रेल होती, ले आते। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं, ये हैं वो जराए। कौमी असम्बली में इजलास में जनाब ये हैं वो जराए, अच्छा क्या जराए निकले, 60 दिन की GIT बनी, वहां ले आते। 5 दिन फिर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग, वहां ले आते। आप तो नैब को कवर करते रहे, नैब की इंक्वायरी होती, वहां ले आते। नैब ट्रायल शुरू हुआ, वहां ले आते। अगर कोई एविडेंस थी तो लेके आते ना, आज तक तो लेके नहीं आए। आज हम बात करके कहेंगे एविडेंस हमारे पर ले आए। वो कह रहे हैं आप टाइम लेते जा रहे हैं, सारे मैं टाइम गेन करते जा रहे हैं, आपके पास एविडेंस नहीं है ये साबित करने का कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से सारा खरीदा गया। साहब ये जो बात आप इस तरह कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता, बेहतर इसलिए नहीं लगता। ट्रायल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ एविडेंस, वहां तक ये हुआ है, ये अपील में है, अपील में है। मेरे पे बर्डन नहीं है, इस बात बर्डन इनके ऊपर है।
इन्हें साबित करना है कि, यानी मैं वकील होता, वो भाई 1 मिनट का काम है ये केस, मैं कहता कि जनाब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज इस तरह खरीदी की, ये मनी ट्रेल है इसका, ये डिक्लेयर की गई है, बात खत्म हो जाए, आज खत्म हो सकती है। ये कौन सा मुश्किल काम है? बड़ी छोटी सी रॉकेट साइंस है। लेकिन वजह क्या है, ज़हीन वकील होता है ना, तो हम के मैं भी नैब का करता हूँ। आपने कई दफ़ा मुझे कई केसेस गया, और ये लटका क्यों रहे हो, तो मैं तो फर्द जुर्म भी आज नहीं होती कई केस में, मैं माजरत के साथ, जो ये वकालत के गुर है यार, ये वकालत के गुर है। यानी मैं साफ बताना चाहिए कि डिले करूं, मैं जितना मैं डिले करूं एविडेंस ज़ाया हो जाए, रिकॉर्ड से चीज़ें मलियां मेट हो जाएं, मिट जाएं, और या विनोवर हो जाए कोई गवाह वगैरह। हालात ऐसे बनाएं जब इट्स अ केस ऑफ एन एविडेंस हो, इतना अरसा रहे, मान लें कि जनाब आपके अगेंस्ट कोई है भी, फाह साहब 2 जमा 2 4 होते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न है, आपके पास बहुत बड़ा एविडेंस था, पैसा बाहर से आया था, बहुत बड़ा एविडेंस था, जायदादें खरीदी थी, पैसा पाकिस्तान से गया है, आखिरी सवाल, या वहां से लिया है, ये सारा कुछ एविडेंस पे मौजूद है, जाके यार साबित कर देते यार। आखिरी सवाल, ये कौन सा मुश्किल बात है? आप चूंकि सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हैं और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान को बड़े आड़े हाथों लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोफेशनलिज्म को आपके कहीं अनकॉन्शियस में छुपे हुए गुस्से के साथ मिक्स करके, तो आपका जो तवाज़ुन है उसको बिगाड़ने में बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। वाह साहब, आप मुझे आज से नहीं जानते, गूगल में, मैं नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ, मेरे बारे में सर्च कीजिएगा। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उनके दौर में कितने केसेस मैंने उनके खिलाफ किए, मुझ पे इल्ज़ाम लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। मैं तारीखी बातें बताऊंगा आपको, और सुननी है पूरी आपने अब, और चलानी भी है, ये याद रखिएगा। क्या हुआ फिर? ना चला के मैंने पीका लगवाना है। फिर चौधरी परवेज लाई आ गया जी, चौधरी परवेज लाई का रिकॉर्ड उठाकर देख लें। वो याद है आपको IMAX थिएटर वाला केस, मेरा बच्चों को मुफ्त तालीम देने वाला केस, मेरे उठाकर देखें। चौधरी परवेज लाई का दौर हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई, पाकिस्तान मुस्लिम, हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पता है मेरे मशहूर केस कौन कौन से? हज पॉलिसी वाला केस, हाँ वो देखते रहे। खुर्शीद साहब को तौहीन अदालत में इस लाहौर हाईकोर्ट में कौन लेके आया था? मैंने फाइल की थी। फिर और मशहूर केस बता दूं, आसफ अली जरदारी का दोहरा ओहदा छुड़वाया में, वो कंटेम्प्ट मैंने फाइल की थी या मुनीर अहमद से। फिर वहीं चले जाए, रिपोर्टेड जजमेंट है, यूसुफ रज़ाक गिलानी नाहली केस, कंटेम्प्ट में सजा हुई उन्हें MNA और वजीर आजम के तौर पर, वो मेरी रिपोर्टेड जजमेंट है, ऑल्दो उसमें इमरान खान साहब भी थे। ये बातें नहीं है। इस दौर में आ जाए, जब मैं उधर था इल्ज़ाम लगता रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इल्ज़ाम लगता रहा मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब इल्ज़ाम लगता रहा PTI। यार ये इल्ज़ाम लगते रहेंगे, ये इल्ज़ाम लगते रहेंगे। मेरा काम ये नहीं, मेरे लिए मेरा मुल्क अहम है। मैं चाहता हूं मुल्क के इदारे ठीक हो जाए, मैं चाहता हूं इसका निज़ाम ठीक हो जाए। यार मुझे बता दें, पब्लिक इंटरेस्ट में जितना काम है, मैं अपने मुंह में मियां मिठू नहीं बनना चाहता, मैंने जितना मैंने काम किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सारे केसेस में PTI के खिलाफ कोई केस नहीं है। आपको किसने कह दिया? आए मैं याद करवाएं, ये मैं याद करूं आपको, याद करवाएं। वो लिकर का केस नैब में कंप्लेंट किसने फाइल की है? बुजदार के खिलाफ। वो PTI के खिलाफ नहीं, बुजदार साहब के खिलाफ। देखा, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं? मैं आगे आता हूं, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं? मैं आगे आता हूं। वो बुजदार साहब के खिलाफ। आप ऐसे ना, LDA में अभी भी उस ताड़र साहब को रखाया हुआ DG, उससे पहले LDA के जितने डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ कौन आया? पेट्रोलियम की कीमतें ये बढ़ा रहे हैं, आ जाए। पेट्रोलियम की कीमतें बुजदार तो नहीं बढ़ा रहा ना, वफाकी गवर्नमेंट बढ़ा रही है ना। आए, मेरी पटिशन पड़ी हुई, जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की ICA पड़ी हुई। हर महीने जब कीमतें बढ़ती हैं मैं ये लेके आता हूँ। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी, चीनी के खिलाफ मैं, और आपको पता है ये जुडिशल कमीशन बना चीनी और वगैरह में, वो मैं हूं मेन फ्रंट में, मैं लड़ रहा हूं। अभी रिसेंटली आटा और गंदम एसेंशियल कमोडिटी के हवाले से मैं हूं इस वक्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारा ये मुद्दा था कि कोई 10-12 मिनट शायद बात हो और बात ख़त्म हो जाए और फिर अगली बातें सारी, लेकिन बहुत दिलचस्प बातें हुई।
बतौर प्रोसिक्यूटर नैब के ये इनका पहला इंटरव्यू है प्रोग्राम तमाशा के साथ। जो शरीफ ख़ानदान के केसेस हैं उनके हवाले से भी सेर हासिल गुफ्तगू हुई, और इसके अलावा जो पीका एक्ट है उस पर भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की गई। और ये आने वाला वक्त बताएगा कि पीका एक्ट जो है वो सस्टेन कितनी देर करता है, और अगर ये सस्टेन करेगा तो फिर सहाफ़ी जो हैं, इसमें टीवी भी ऐड हो गए, अखबारात भी ऐड हो गए। ये तो बेसिकली इसकी स्पिरिट थी कि इसने सोशल मीडिया पे गाली देने वाले को पकड़ना था। जो किसी को, मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बहुत अहम शख्सियत को बड़े अजीबोगरीब अलकाबात से लोग बात कर रहे थे। ये माशरा कभी भी इस तरह की बातें करने की इजाज़त नहीं दे सकता, लेकिन जहाँ इदारे इंडिपेंडेंट ना हो फिर पीका की कौन क्या तशरीह करे अल्लाह जाने। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।